बिहार एसएससी की तरफ से आई हुई जो वैकेंसी है इंटर लेवल की, उसके लिए ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। बाकी आप अगर टीचर का फॉर्म डाल रखे हैं 6 to 8 के लिए, तब भी ये वीडियो आपके लिए कारगर होगी। आपको उसमें भी क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें जो है टोटल 20 सेट के बारे में बात करेंगे। ये सभी प्लेटफॉर्म से जो है टेस्ट सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो वीडियो को जो है शुरू शुरू में ही लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज जो है देखने को मिल जाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले टेस्ट सीरीज के फर्स्ट सीरीज है ये, और इसके पहले क्वेश्चन से इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, पूछा जा रहा है कि बताइए कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था। तो ये आपका 20 जुलाई 1937 सही आंसर हो जाता है। उस समय जो प्रधानमंत्री बने थे, उस समय जो है प्रधानमंत्री जो बने थे उनका नाम था मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनित जो है प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वो कांग्रेस के नहीं थे। उनके पास में उनकी जो सरकार बनी थी वह पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, तो उन्होंने जुलाई में ही इस्तीफा दे दिया। अब उसके बाद में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस की सरकार की स्थापना हो जाती है। उस समय इन्होंने टोटल 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी, जिसमें 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, बाकी 3 राज्यों में किसी और अन्य पार्टियों से मिलकर जो है इन्होंने सरकार बनाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहे स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब करवाया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाता है 1952। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगर बात किया जाए कि बिहार में चुनाव के बारे में, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको और भी जान लेनी चाहिए कि 17 अप्रैल 1952 को जो है लोकसभा का जो है गठन किया गया था। लोकसभा को उस समय हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम 1954 में बदल के लोकसभा रख दिया गया। यानी जब गठन हुआ था इसका 52 में, तब इसको हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जानते थे। और हाँ, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। चलिए और भी ये चीज़ें जान लेते हैं कि इसके जो लोकसभा था उसके प्रथम अध्यक्ष श्री जीवी मालवंकर थे। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। 2001 में जो 38वां जिला बना हुआ था उसका नाम अरवल है। उसका नाम क्या है? अरवल। अरवल जो है 38वां जिला है। अगर पूछा जाएगा सबसे नया जिला कौन सा है, तब भी आपका आंसर अरवल ही होगा। और 38 जिले हैं अभी भी। 2001 में जो है जिला बना था अरवल। अगर बिहार की बात किया जाए तो उसमें जो है कुल जो है 9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल हैं बिहार में। अगर बिहार के राजकीय पशु की बात किया जाए तो राजकीय पशु बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय पुष्प गेंदा फूल है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। ये आपको बिहार के बारे में बातें बताई गई। बिहार में कुल विधानसभा सीट 243 है, राज्यसभा की सीटें 16 हैं। ठीक है। अगर बात किया जाए कि भारत में कुल कितने जिले हैं, तो भारत में कुल 739 जिले हैं। ठीक है, इसकी संख्या आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। सबसे अधिक जिले की बात किया जाए तो 75 जिला उत्तर प्रदेश में है। यानी भारत के सबसे अधिक जिला वाला कौन सा प्रदेश है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी, जिसमें 75 जिले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राल्फ फीच। राल्फ फीच बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश था। जो राल्फ फीच था वह अकबर के समय में बिहार आया हुआ था। किसके समय में आया था? अकबर के समय में आया हुआ था। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि उस समय शासक कौन था? अकबर था।
ठीक है। और जो सर टॉम्सरो हैं, जो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, सर टॉम्सरो, यह जो है जहांगीर के शासनकाल में आया था। कहाँ पर आया था? जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1615 ईस्वी में आया था। ठीक है। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंग था। कौन था? कैप्टन हॉकिंग जहांगीर के शासनकाल में आने वाला प्रथम जो है अंग्रेज था। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी 1608 ईस्वी में। तो ये भी आप याद रखिएगा कि प्रथम जो है क्या था और कहाँ पर स्थापित किया गया था। अगर यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन का क्रम पूछा जाएगा तो पहला हो जाएगा पुर्तगाल, दूसरा हो जाएगा डच, तीसरा हो जाएगा अंग्रेज, चौथा हो जाएगा डेनिस और पांचवा हो जाएगा आपका फ्रांसीसी। ये शक्तियों का आगमन का क्रम है। फैक्ट्री के स्थापना का क्रम दूसरा था। ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि महापाषाण है। महापाषाण क्या है? तो महापाषाण जो है आपका मृतकों के प्रौद्योगिक स्मारक हैं। महापाषाण मृतकों के प्रौद्योगिक स्मारक हैं। महापाषाण का संबंध जो है संस्कृत के दक्षिण भारत से है, माने मध्य जो इसकी संस्कृति है दक्षिण भारत से है। ठीक है। जो दक्षिण भारत में मृतकों को बड़े बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था, यानी जिनकी मौत हो जाती थी उनको बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर रख के उनको ढक दिया जाता था। उस समय जो मृतक होते थे उनके स्मारक को डोलमैन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डोलमैन। डोलमैन के नाम से जाना जाता था, या फिर जो है उसको मौनिहार कहते थे, सॉरी मैनिहार। क्या कहते थे? मैनिहार कहा जाता था। तो इतनी बातें आपको जानना चाहिए। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अगर पूछेगा मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ है, तो मृतकों का टीला जो है अर्थ है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। इसके बारे में और भी अगर डिटेल से बातें किया जाए तो ये जो फिरोज शाह तुगलक था इसने हस्तांतर किया था हरियाणा के अब्बल जिले में टोबरा नामक गांव में अशोक का एक अभिलेख था जिसे फिरोज शाह ने दिल्ली लाया। ठीक है। तो कहाँ पर था? हरियाणा के अम्बाला जिले में टोबरा नामक गांव में अशोक स्तंभ था। ठीक है। फिरोज शाह ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। फिरोज शाह ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। फिरोज शाह ने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था। ये जजिया कर 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक चला। तो जजिया कर जो है ब्राह्मणों के ऊपर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राज्य की आय का ब्यौरा तैयार किया था, यानी राज्य में कितनी चीजें आ रही हैं कितनी चीजें जा रही हैं उसका पूरा ब्यौरा तय किया था आय को लेकर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अमृतसर घटना, चौरा चौरी घटना, चंपारण और उसके बाद में मोपला विद्रोह। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो पहले जो है चंपारण आंदोलन हुआ था, फिर अमृतसर जो है घटना हुआ था, फिर मोपला विद्रोह हुआ था और सबसे लास्ट में चौरी चौरा कांड हुआ था। ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा इसकी डेट भी देख लेते हैं, अलग अलग पेपर में इसकी डेट भी पूछी जाती हैं तो वह भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर चंपारण आंदोलन की बात किया जाए तो ये 1917 में हुआ था।
अगर अमृतसर घटना की बात की जाए तो ये 1919 में हुआ था। अमृतसर घटना कब हुई थी? 1919 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। चौरा चौरी की जो घटना है वह 1922 ईस्वी में हुई थी। तो ये आपको घटना का क्रम भी याद होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और जानिए, चंपारण आंदोलन गांधी जी द्वारा बिहार में चंपारण में अप्रैल 1917 से चलाया गया था। ठीक है, बिहार में 1917 से गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इसमें जो है इतनी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर का संप्रदायों में कब विभाजन हुआ? यानी जो जैन धर्म था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो इसका जो डिवीजन है वह कब हुआ, किसके समय में हुआ? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो जैन धर्म था वह श्वेतांबर और दिगंबर के दो संप्रदायों में डिवाइड हो गया। ठीक है, उस समय राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाता है कुषाणों का। यानी कुषाण के जो शासक हुआ करते थे उनका जो है अधिकार था रेशम मार्ग पर। ठीक है, तो ये इतनी सी बात आपको जानना है। ये जो रेशम की जो जन्मभूमि है वह चीन को माना जाता है। किसको माना जाता है? चीन को माना जाता है। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक माना जाता है। कनिष्क जो है कुषाण वंश का महानतम शासक माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है बजट 2021 में बिहार में कहां पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था जिसका आंसर हो जाता है ए, राजगीर में जो है खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक बार लाइक जरूर कर लीजिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बुम्बयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजबके बबरी किस भाषा में लिखी? तो उन्होंने अपनी ये जो भाषा थी वह तुर्की थी। भाषा क्या थी इनकी? तुर्की थी। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा तुर्की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अच्छा, बाबर के जन्म के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका जन्म फरगना में हुआ था। 14 फरवरी 1484 में हुआ था। सॉरी, 1483 ईस्वी में 14 फरवरी को हुआ था। बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। ठीक है, इतनी सी बात आप और भी इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अलंकन मिलता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कन्हेरी। कन्हेरी में जो है 11 सिरों का बोधिसत्व अंकन मिलता है। इससे कुछ चीजें और भी इससे रिलेटेड जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ जो है स्लेट गुफा में 11 जो गुफा है उसका नाम है सालसेट। क्या नाम है उसका? सालसेट है, जो कि कन्हेरी में जो है ये है। ठीक है, सालसेट जो है कन्हेरी जो है सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। ये चीज आपको जानना चाहिए। यह जो गुफाएं हैं ना वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं ये सभी गुफाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सरदेशमुख वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र में पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुख ही स्वराज्य का कितना भाग वसूला जाता था? ठीक है, तो स्वराज्य का यहाँ पर 1/10वां भाग वसूला जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है,
यानी इनके द्वारा 1/10वां भाग वसूला जाता था। शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी जो है मराठा राज्य के संस्थापक थे, तो ये भी आपको याद रखना है। बाजीराव प्रथम सबसे महान पेशवा था और बाजीराव सेकंड जो है अंतिम पेशवा था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है बी, बालाजी बाजीराव। कौन थे? बालाजी बाजीराव उस समय के पेशवा थे। ठीक है, तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अब इसमें जो है आपको और भी चीज़ें याद रखना चाहिए कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, जो नादिर शाह था उसको जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य पर है? किस राज्य में है? तो कृष्णा नदी पर स्थित जो श्री सैलम बांध है वह किस नदी पर है, ये आपसे किस राज्य में है, ये आपसे पूछा गया है। तो राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये कृष्णा नदी पर है। अच्छा, जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी है वह बंगाल के खाड़ी में गिरती है, यानी जो कृष्णा नदी है वह बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ये भी आपको याद रखना है। इसकी जो अगर कुल लंबाई की बात किया जाए तो 1401 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कृष्णा नदी की ये लंबाई है। ठीक है, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं कोयना, तुंगभद्रा, भीमा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम अक्टूबर 1953 में, यानी भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था, तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर हुआ था। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना है वह 2 जून 2014 को अलग हो गया। पहले वह आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था तेलंगाना, वह जो है अलग हो गया 2 जून 2014 से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं किस झील को बिहार का पहला वह देश का 29वां रामसर साइट घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये जो है आपका सही आंसर इसका हो जाता है कांवर झील बेगूसराय में है। ठीक है, जो कांवर झील है उसको जो है बेगूसराय में है, उसको बिहार का प्रथम और देश का 39वां जो है रामसर साइट घोषित किया गया है। अच्छा, अगर रामसर साइट में वर्तमान में बताया जाए कि कितने जो है रामसर साइट हैं, तो ये 49 हैं, यानी टोटल 49 हैं। ठीक है, सर्वाधिक अगर रामसर साइट की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में है, कुल 10 हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस राज्य में कुल सिंचित सेच का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो अधिकतर सिंचित जो है भूमि है कृषि योग्य, उसको तालाबों के द्वारा सींचा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ये आंसर याद रखना चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में नलकूप सिंचाई जो है प्रमुख साधन है। कौन सा? नलकूप सिंचाई प्रमुख साधन है। भारत की जो कृषि है वह मानसून से प्रभावित रहती है। तो पूछा जा सकता है बताइए क्या भारत की कृषि मानसून से प्रभावित रहती है? तो बोलेंगे हाँ, मानसून से जो है प्रभावित रहती है। भारत में जो है मुख्य 4 प्रकार के सिंचाई किए जाते हैं, कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा और नहरों द्वारा। ठीक है, अगर बात किया जाए कि देश में कुल कृषि की योग्य भूमि कितनी है, तो वह जो है 40% है। कितनी प्रतिशत है? 40% है, जहां पर सिंचाई की सुविधा
उपलब्ध है। अगर 60% की बात 60% अभी भी वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं, यानी जो ज़्यादातर पार्ट है वहाँ पर सिंचाई का साधन नहीं है बहुत अच्छा, तो वह जो है सिंचाई के लिए वर्षा पे डिपेंड रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि इसके विकल्प भी आपको देखने को ठीक ठीक मिल जाएं, ताकि आप सही आंसर कर पाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, इनके नीचे दिए गए कुटुंब में से सही उत्तर बताइए। पहला है हुगली, हुगल, बाघ, भारतीय सिंह और रहिनो से रोस। ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ये पार्क के बारे में बात किया है इन्होंने कि कौन से पार्क में ये बिलोंग करेंगे, तो इसका जो है आपका सही आंसर बी वाला हो जाता है। मतलब है कि जो हुंगल है, सॉरी हंगुल है, वह दाची गांव में है। कौन सा? दाची गांव में हुंगल वाला हो जाएगा, यानी यह ए वाला हो जाएगा। इसको एक बार हटा देते हैं ताकि आपको ठीक ठीक से दिखे, तो ये ए हो जाएगा। अगर दूसरे नंबर पे बाघ की बात किया जाए तो सुंदरबन हो जाएगा। सुंदरबन का रिजर्व जो है उसमें बाघों की संख्या है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो है भारतीय सिंह यानी जो लायन है वह गिरिवन में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? गिरिवन में हो जाएगा। तो इस पे जो है हमने बी लिखना था, ए लिख दिए हैं, तो यहाँ मैं बी लिख देता हूँ। जो है इस पे बी लिख देते हैं और इस पे जो है सी लिख देते हैं, और एक और बच रहा है तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो है सी हो जाएगा सही आंसर। उसको एक बार आप ठीक से चेक कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो है संत पंथ, ठीक है, सॉरी संतो पंथ ग्लेशियर जो है कहाँ अवस्थित है, तो जो संतो पंथ ग्लेशियर है वह उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगर सियाचिन ग्लेशियर की बात किया जाए तो पूछा जाएगा, तो आप बताइएगा लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान देश की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जो संतोपत ग्लेशियर है ना, वह बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ पर है? 17 किलोमीटर की दूरी पर है बद्रीनाथ से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से जो है भागीरथी नदी निकलती है, जिसे अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलने के बाद में गंगा के नाम से जानी जाती है, यानी प्रयागराज में पहुंचने के बाद उसको गंगा के नाम से जानी जाती है। सियाचिन जो है विश्व की सबसे ऊंची युद्ध स्थल है जहां सैनिक छावनी है, यानी सियाचिन में विश्व की सबसे ऊंची स्थल है जहां पर सैनिक छावनी बनाई गई है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी शून्य काल का जो प्रचलन है वह भारत की देन है। अच्छा, यह प्रणाली आरंभ कब की गई? तो ये प्रणाली 1962 में जो है आरंभ की गई थी। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। चलिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो न्याय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक न्याय के बारे में बात किया है। चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह नैतिक हो, सबके प्रति जो है न्याय बराबर होगा, और इसीलिए इसका अर्थ किया गया है। ठीक है, अच्छा, जो संविधान की प्रस्तावना है उसको दर्शन और कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्शन और कुंजी कहा जाता है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है? उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन जो है संविधान से रिलेटेड कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं वित्त आयोग की संस्तुतियां हैं,
यानी वित्त आयोग की संस्तुतियां क्या हैं, ये आपको पूछा गया क्वेश्चन में आपसे। तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा डी, सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत अस्वीकृत कर दी जाती हैं, ये उसकी संस्तुतियां हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मंत्री के पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा, यानी किसी मंत्री परिषद में से किसी को अगर त्याग पत्र देना है तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करे, तो वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में मंत्रिमंडल विघटित हो जाता है, मान लीजिए किसी देश का प्रधानमंत्री है, उसकी मृत्यु हो गई, तो मंत्रिमंडल जो है वो विघटित हो जाएगी, यानी जो गठित की गई थी उसको विघटित कर दिया जाएगा। अच्छा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर मंत्री को पद से शपथ दिलाते हैं, यानी मंत्री पद की शपथ जो है राष्ट्रपति के सिफारिश से प्रधानमंत्री दिलवाते हैं। तो पूछा जाएगा, बताइए जो है शपथ कौन ग्रहण करवाता है मंत्रियों को, तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पूछा है कि त्यागपत्र दिखे देंगे तो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना था। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन में कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे का सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला जा रहा है कि लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है, यानी जो लोकसभा है उसका सामान्य कार्यकाल 5 साल का होता है, तो उसको जो है उस समय से पहले ही कौन भंग कर सकता है, तो यह जो है राष्ट्रपति जो है के सिफारिश पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकता है, यानी प्रधानमंत्री चाहें तो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं, ऐसे में वह 5 साल के पहले ही पूरे कार्यकाल को समाप्त कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति के द्वारा फिर से चुनाव की घोषणा के लिए जो है जारी कर दिए जाएंगे पत्र। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, तो कंपनी द्वारा जो लाभांश की घोषणा की जाती है वह अधिकृत पूंजी पर की जाती है। किस पे की जाती है? अधिकृत पूंजी पर की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए निर्देशित करती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है ये पंचायतों को गठित करने का जो है निर्देश जारी करती है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद जो है 40 जो है गांधीवादी दर्शन कहा जाता है, इसको जो है गांधीवादी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए एक एक अनुच्छेद को हम बोलेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता से जो है संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया है वह अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कह रहे हैं यज्ञमार्ग क्या है, यज्ञमार्ग क्या होता है, ये चीज़ आपसे
पूछा गया है। तो यह मार्ग जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है आयोजित है, जो कि कृषि उत्पादन अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि से संबंधित उत्पादों की ग्रेडिंग और मानवीकरण को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। और भी विकल्प इधर दिया गया है, तो ये चीज़ें यहाँ से जो है यहाँ पर जो है इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी गुणवत्ता की मुहर होती है एक, जो एक मार्क किसी चीज़ पे लगाया जाता है। इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, कह रहे हैं भारतीय मानक ब्यूरो का जो मुख्यालय है ना, वह नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं अरवा जनजाति पाई जाती है। कौन सी? अरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अरवा जनजाति जो है अंडमान निकोबार, कहाँ पर पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है, जो कि जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, कह रहे हैं किस राज्य में भारत के अपनी तरह से के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, डी गुजरात राज्य आपका। सॉरी, ये थोड़ा सा जो है गलत हो गया इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, केरल के द्वारा। इसका आंसर आपका डी गुजरात नहीं होगा, केरल होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है वैज्ञानिक एटलस पंछी। क्वेश्चन नंबर 31, कह रहे राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में कौन सा भाग नहीं लेता है? ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, लोकसभा का गैर निर्वाचन सदस्य। ठीक है, लोकसभा का गैर निर्वाचन सदस्य जो है इसमें भाग नहीं लेता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आधारभूत और उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? उस समय ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो ये आपको जो है सही आंसर इसका बी हो जाएगा, रशीद किदवई। अच्छा, पुस्तक से संबंधित जो भी क्वेश्चन है एक किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जो है आप भी थोड़ा सा देखिए कि जो भी इस समय की पुस्तक चल रही हैं, तो इधर 1-2 महीने 3 महीने एग्जाम के पहले, जब तक नहीं एग्जाम हो जाता है तब तक की पुस्तकों के नाम आप याद रखिएगा, उसके कौन राइटर हैं, एक क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा इससे संबंधी। अगला क्वेश्चन, करें जो बैंक निक्षेप बिना नोट के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है डी, मांग निपेक्ष। क्या कहा जाता है? मांग निपेक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, कह रहे हैं निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो किसका संबंध संघीय बजट से है? तो इसका हो जाएगा सी, कटौती प्रस्ताव। कौन सा? कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव होता क्या है? बजट पेश होने पर अनुदान मांगों को बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, इसी को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, निंदा प्रस्ताव क्या होता है ये भी आपको जानना चाहिए। सरकार की दोषपूर्ण नीतियों में सुधार के लिए लाया जाता है, उसको निंदा प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव किसी अत्यधिक आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने हेतु लाया जाता है, जिसको जो है स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दृश्य निर्यात दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है, यानी दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी व्यापार शेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापार शेष कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, मूल्य अवमूल्यन
मुद्रा अवमूलन का परिणाम होता है। तो मुद्रा अवमूलन का जो परिणाम होता है वह निर्यात में वृद्धि और भुगतान में संतुलन सुधार के लिए होता है। किसके लिए होता है? निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 हो गया, 38। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन थोड़े से आपको धुंधले दिख रहे होंगे क्योंकि ये पीडीएफ में जहाँ से लिया गया वहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वालिटी में नहीं थे। तो आप क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ तो आप उस समय भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बाकी जो दिख रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या जो है 20 है। कुल संख्या जो है कितनी है? 20 है। ये आपका आंसर हो जाएगा डी। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितनी है? तो तिब्बत के पठार की औसतन जो ऊंचाई है समुद्र तल से वह 5 किलोमीटर है। कितना है? 5 किलोमीटर है। ठीक, ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, जो तिब्बत का पठार है वह 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह थोड़ा सा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा बी, अजंता। अजंता जो पर्वत श्रेणी है वह केवल एक ही राज्य में फैली है। तब उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। क्या नाम है? महाराष्ट्र में यह जो है एक ही राज्य में फैली हुई है जिसका नाम क्या है? महाराष्ट्र। तो आजाद की पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में अवस्थित है। ये आपको याद रखना है, जो कि पश्चिमी भारत की एक पार्ट में आएगा। ठीक है, अच्छा पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची जो चोटी है कल सुबाई है। कौन है? कल सुबाई है। पूर्वी घाट को कोरा मंडल कहा जाता है। पूर्वी घाट जो है ना उसको जो है कोरा मंडल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो ये आपका उस समय का करंट अफेयर था, तो इसका उस समय सही आंसर हो जाता सी। ठीक है, तो अभी आप करंट अफेयर के भी क्वेश्चन जो है देखते रहिए। अभी से करंट अफेयर को रोज का रोज पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए ताकि आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन जो आएंगे वह सभी सही हो जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर का। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप, निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो क्या प्रवाहित होती है आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, इससे क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून बनता है। अच्छा, मई जून में गर्म हवा को लू कहते हैं उत्तर भारत में। भारत में जो वर्षा होती है मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं भारत के निम्न क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत कपास का सबसे अधिक उत्पादन करता है। इससे संबंधित कुछ और भी जानिए कि गुजरात और महाराष्ट्र भारत में मुख्य कपास उत्पादक राज्य हैं। अच्छा, कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी की जरूरत होती है, यानी काली मृदा में कपास का उत्पादन अधिक होता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश जो है गन्ने को उत्पादन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। चीनी का अधिकतम उत्पादन जो मिल है वह महाराष्ट्र में। याद रहे कि चीनी की अधिकतम उत्पादन मिल जो है महाराष्ट्र में है और गन्ना का उत्पादन कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। अच्छा, कपास की जन्मभूमि भारत को कहा जाता है, यानी जो है कपास की जन्मभूमि भारत को कहा जाता है। और कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलमट्टी क्या अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो जो अलमट्टी बांध है वो कृष्णा नदी पर है, यानी कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध है। अच्छा,
और भी कुछ बातें कर लेते हैं। हीरकुंड बांध महानदी पर स्थित है। महानदी पर कौन सा बांध है? हीरकुंड बांध है। ठीक है। हनुमान बैराज कोसी नदी पर है। हनुमान बैराज भी पूछा जाता है तो वह कोसी नदी पर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। अच्छा, जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ बांध बने हुए हैं उन नदियों पे, उनका भी नाम याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है जो कि उत्तराखंड में है। भागड़ा नागल और नपथा झकरी बांध जो है सतलज नदी पर बना है और ये हिमाचल प्रदेश में है। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है जो कि गुजरात राज्य में है। हीरकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसका सही आंसर जो अलमडी वाला हो, इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। ठीक है। अगला, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, देश में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। अच्छा, अब अरुणाचल प्रदेश में कहाँ? तो वहां पर देवा घाटी है। क्या है? देवांग घाटी है। देवांग घाटी है, वहां पर सबसे पहले सूर्योदय होता। अच्छा, सूर्य अस्त कहाँ सबसे बाद में होगा? तो सूर्य अस्त जो है गुजरात में सबसे बाद में होता है। ठीक है, यह आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही क्रमानुसार क्रमानुक्रम क्या होगा? यानी काला क्रमानुक्रम क्या होगा, यानी इनमें कौन सा समझौता क्या पहले हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी सबसे पहले ताशकंद समझौता हुआ, फिर जो है आपका सोवियत भारत सोवियत संधि हुआ, उसके बाद में आपका शिमला समझौता हुआ और सबसे लास्ट में फरक्का समझौता हुआ। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इनके डेट भी याद थोड़ा सा कर लेते हैं कि जो ताशकंद समझौता है वह जो है 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 1966 को हुआ था, 10 जनवरी में। यह ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। जो ताशकंद समझौता है भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। अगर दूसरी बातें की जाएं, दूसरा जो समझौता है भारत सोवियत संघ संधि जो है 9 अगस्त 1971 को समझौता किया गया था। 9 अगस्त 1971 को समझौता किया गया था। यह शांति, मित्रता और सहयोग के लिए हुआ था। भारत और सोवियत संघ समझौता था। ठीक है। शिमला समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 2 जुलाई 1972 को। 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के मध्य अंतरिम रूप से 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। और अंतिम रूप से जो है 12 दिसंबर 1996 को हुआ था। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका हो जाता है 47। कह रहे हैं भारत के बाहर विश्व में पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ था? यानी भारत से बाहर उद्घाटन कहाँ हुआ? तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी, लॉस एंजेलिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर का है। तो कह रहे हैं विश्व खाद्य पुरस्कार, क्या विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जिसका सही आंसर हो जाता है ए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिसल एस्टेट को। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 जो है, सॉरी 49 अभी बचा है, फिर 50 आ जाएगा आपका। तो ये हमने सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही डिटेल से जो इम्पोर्टेंट बातें थी बताते हुए करवा रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई गई है? तो आपका सही आंसर हो जाता है डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक, उस समय के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिस समय ये पेपर हुआ था। ठीक है। अगला कह रहे हैं हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में
किस भारतीय को शामिल किया गया, उस समय का करंट था, और उसका सही आंसर था अनिल मेनन को। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन जो जीके जीएस से संबंधित थे वह आपके कंप्लीट हो गए हैं। जीके जीएस के 50 क्वेश्चन हमने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवा दिया गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और जो है मिलते हैं दूसरी वीडियो में।